देखिए वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन रह गए थे, 1.6 तो कटी गई है। चौथा सवाल कह रहे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये मैं बता चुका हूँ कि इस नियम को क्या कहते हैं। ध्यान आ रहा है कुछ? क्या कहते हैं इसको? डी मॉर्गन लॉ। क्या कहते हैं? डी मॉर्गन। चलो पहला हम इसका बनाएंगे, ए यूनियन बी का बनाएंगे। ए ये बी, ये ए यूनियन बी मतलब ए और बी, ए या बी यानी दोनों हो गए, ठीक है। इसका डैश यानी ए यूनियन बी छोड़ के बाकी सब। तो ए यूनियन बी तो ये हुआ, तो इसका डैश क्या हुआ? इसे छोड़कर बाकी। अरे दिमाग में आ गई बात? ये क्या निकाल दिया हमने? ए यूनियन। अब निकालेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक और बनाओ, ये ए है और ये ए का डैश क्या हुआ? ए के बाहर सब कुछ। बी का डैश क्या हुआ? बी के बाहर सब कुछ। और दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? जो ए के बाहर है और जो बी के बाहर है वो दोनों का इंटरसेक्शन, यानी वो दोनों को फॉलो करना चाहिए। तो ए के बाहर है ये सारा भाग, ठीक है, ए छोड़कर, उसमें बी का भी कुछ भाग है। और बी का डैश का मतलब है बी के बाहर, बी के यानी बी को छोड़कर उसमें कुछ ए का भाग भी आ रहा है, लेकिन ए के डैश में ये वाला भाग नहीं आएगा जो बी के डैश में ये ए का कॉमन पार्ट है। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा जो मैं शेड कर रहा हूँ, देखो ये हुआ ना, जो ए के डैश में भी है और बी के डैश में। आप देखना जो शेड किया है हमने वो ए यूनियन बी का डैश जो था वही तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ रहा है, यानी दोनों का वेन डायग्राम सेम है। यानी ए यूनियन बी डैश जो है वो इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन। कोई समस्या इसमें? ये आपको फिर इसका दूसरा पार्ट क्या है इसका? ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देखो, ये वेन डायग्राम हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। इसका डैश का मतलब ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के बाकी सब। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये कॉमन है, इसे छोड़ के बाकी सब। समझ गए? ये छोड़ दिया हमने खाली ये वाला, और ये भी आएगा क्योंकि खाली इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ना है तभी तो आएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम। अब क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर। तो ए के बाहर अगर जाएंगे तो इस गोले को छोड़ देंगे पूरे, और बी के बाहर जाएंगे तो इस गोले को छोड़ देंगे। तो जब ए के बाहर गए थे तो ये वाला भाग बी का भाग आ गया था हमारा, और जब बी के बाहर आए तो ये वाला भाग आ गया। लेकिन ये वाला भाग ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में ये वाला भाग नहीं आ रहा, क्योंकि जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए छोड़कर सारा, और जब बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बी छोड़कर सारा। दोनों का यूनियन मतलब या तो ये वाला भाग ले लो जो ए का कॉम्प्लीमेंट करके निकाला था, या बी का। तो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है वो दोनों में नहीं आ रहा है, ये हमारा, इसको छोड़कर बाकी से। तो हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसको हमने वैसे भी प्रूव किया था पिछले क्लास में। इस वाली बात को हमने ए का मान दिया था, बी का मान दिया था, वैसे भी तो प्रूव कर लिया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ध्यान रखिए। अब छठा सवाल देखो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तो और वेन डायग्राम है, ये हमने गलत करवा दिया। गलत तो नहीं करवाया है, तो सब सही है, तो सब सही। ये क्वेश्चन है 5, चौथा नहीं, कौन सा है? 5वां। तो ये इक्वल नहीं करके उसने कहा सवाल अलग बना, ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये फर्स्ट हो गया।
फिर दूसरा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। ठीक, और इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है चौथा, उसमें इसने उस तरह से करवा दिया वैल्यू लग के, शायद ही करवा दिया होगा मैंने। अब देखते हैं छठा सवाल। खाली शब्दों को समझना छठे सवाल में, और कुछ नहीं है। किताब में देखो, किताब तुम लोग एक आध बच्चा है तो नहीं, इसके पास नहीं है, सबके पास है किताब, हमारी वाली काम नहीं है। यहाँ एक हमारी किताब भी तो रखी हुई थी, देख लो बेटा, तुम इसको देखो। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय यूनियन यू है, यानी दुनिया के जितने भी त्रिभुज हैं वो सब किसमें आते हैं? यू में आते हैं। ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 से अलग है। कम से कम एक कोण 60 से ऐसा कौन है? ए। तो ए डैश क्या होगा? ए डैश वो होगा जिसमें कम से कम एक कोण 60 से अलग नहीं होगा, यानी 60 होगा। कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो कम से कम अगर एक कोण 60 है तो 60 अंश से भिन्न है, उसमें कम से कम एक कोण 60 होना आवश्यक। तो ए डैश क्या आ जाएगा? कम से कम एक कोण 60 होना चाहिए। खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? यू है सभी त्रिभुज, ए क्या है? जिसका एक कम से कम एक कोण 60 है। तो ए डैश क्या होगा? जिसका कम से कम एक कोण 60 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल देखो। ए यूनियन ए डैश, बताओ क्या आना चाहिए? एक ए और एक ए छोड़ के बाकी सब। एक ए है और एक ए छोड़कर बाकी सब है। तो क्या हुआ? सब कुछ नहीं आ गया? वेन डायग्राम से देखो, एक तो ए ले लिया हमने और एक यूनियन ले रहे हैं किससे? ए डैश से। ये ए डैश है तो पूरा आ गया। पूरा क्या है? ये यूनियन का मतलब होता है या ए छोड़कर बाकी सब। तो पूरी दुनिया समाहित हो गई ना। और दुनिया का सारी चीजें किसमें समाहित होती हैं? यूनिवर्सल सेट में। फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई क्या है? रिक्त समुच्चय। फाई डैश मतलब रिक्त समुच्चय छोड़कर बाकी सब कुछ, यानी यूनिवर्सल सेट हो गया। अरे यू का डैश जो है वो फाई होता है और फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होता है, ये तो जानते हो आप लोग। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट, उसका इंटरसेक्शन किससे ले रहे हैं? ए से। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ए नहीं आएगा, दिमाग नहीं लगा रहे हो। ये ए है और ये यू है, यू और ए दोनों में कॉमन कौन है? नहीं बात समझो। अरे फाई डैश तो यूनिवर्सल सेट हो और एक सेट ए है। ए के सारे अवयव किसमें है? यू में। यू के सारे अवयव तो ए में नहीं है ना, दोनों में कॉमन कौन हुआ? क्लियर हो गई बात? बस देख लीजिए। चलो ये बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ए छोड़ के बाकी सब, यानी ए नहीं हुआ इसका मतलब। उसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट ढूंढ रहे हैं हम किसमें? ए में। तो ए और ए नहीं में कौन कॉमन होगा? फाई आएगा। बिल्कुल ठीक। क्लोज। यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश कौन हुआ? फाई। यू डैश तो फाई हुआ। इंटरसेक्शन ए, दोनों में क्या कॉमन आएगा? फाई कॉमन आ जाएगा। भाई ए में है बहुत सारे अवयव, फाई में एक भी नहीं है, तो कॉमन क्या हुआ दोनों में? फाई कॉमन। ये बात समझ में आ गई? विविध प्रश्नावली पहुंच जाते हैं। कोर्स इतना कम हो गया है कि अगर किसी के 100 से कम नंबर आते हैं तो वो शर्म वाली बात है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शर्म से डूब मरने वाली बात है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि अगर हमारा एक भी नंबर कटता। सिलेबस है क्या? हर चैप्टर में 3-3 एक्सरसाइज, 4-4 एक्सरसाइज, वो भी आसान वाली, मुश्किल वाली तो सारी काट दी। वो पूरा यूनियन वाला फॉर्मूला गायब कर दिया।
देखा नहीं आपने, वो भारतीय प्रश्न सारे गायब हो गए। 1.6 1.5 ये समझ में नहीं आती थी बच्चों को। चलो आगे बढ़ते हैं। विविध प्रश्नावली। इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। एग्जाम्पलर एक आती है NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। ICBSE वाली वेबसाइट पे जाना, ICBSE NCERT लिख देना, NCERT एग्जाम्पलर लिख देना गूगल पे, अपने आप निकल के आ जाएगी। वो ढूंढ लोगे तुम लोग, पता नहीं क्या क्या ढूंढ लेते हो, वो छोटी चीज़ है, ठीक है। विविध प्रश्नावली। चलो पहला सवाल, ए जो है वो है X टाइप का एलिमेंट, X बिलोंग टू R तथा x² - 8x + 12। ये ए, पर ए कहाँ से आ रहा है? X से आ रहा है। X कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। यहाँ से पहले X निकाल लो। 12 कैसे टुकड़े जुड़ के 8 आ जाए? 4 दिया 12, 6 दूनी 12 आ गया। X कॉमन, ये तो सब पढ़ रखा है तुम लोगों ने, जल्दी तो नहीं करना है इसमें। X - 6 कॉमन ले लो, बता देना तेज हो रहा हो। ये तो बहुत जम के कराए थे हमने पिछले साल। आप महसूस करेंगे जो चीज़ हमने आपको बहुत ज़्यादा कराई थी, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, वो चीज़ आपके यहाँ 11वीं में बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी। तो यानी ए का मान कितना आ गया? 6 कॉमन। ये बात समझ आ गई। अब सभी वास्तविक संख्याएं, बी क्या है? 2 4 6 और सी क्या है? 2 4 6 डैश आ दिया हमने। क्या है डैश का मतलब? अनंत, सारी अनंत। चलती कर। और डी क्या है? 6 केवल 6, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन किसका उपसमुच्चय? कौन किसका उपसमुच्चय क्या होता है? जो समुच्चय किसी के अवयव से बना होता है उसे उपसमुच्चय कहते हैं। अब ढूंढो कौन किसके अवयव से बना है। देखो 6 और 2 इसके अवयव हैं, यानी ए का निर्माण बी के अवयवों से हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो उपसमुच्चय है किसका? बी का। ऐसे लिखते हैं, मुंह उधर खोलते हैं जो बड़ा होता है, लेटा हुआ यू, और मुंह उधर खोलो जिधर बड़ा। और बताओ 2 4 6 किससे बना है? सी से। बी सबसेट हो गया सी का। अच्छा डी किसके अवयवों से बना है? ए के अवयवों से ही बना है, बी के अवयवों से ही बना है और सी के अवयवों से। तो डी जो है वो सबसेट है किसका? वो ए का भी सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है और डी सी का। देखो सी की तरफ हो जाता है ये। अब इसको अच्छे से बना दो कि भाई डी जो है वो सबसेट है किसका? बी का, बी सबसेट है सी का और सी सबसेट है किसका? ए का। कहाँ जाएगा? रुक जाओ, डी होगा सर ए का। रुक जाओ, ए जो है वो बी का सबसेट है ना, डी सबसेट है ए का, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है किसका? सी का और सी सबसेट है किसका? सही बता दिया आपने। अब ढूंढते रहेंगे अपने आप कौन किसका सबसेट। ए बी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है, डी तीनों का सबसेट है। हो गया आंसर। कोई समस्या इसमें? खाली आई क्यों लगाना है? सवाल देख के घबरा जाओगे तो यहीं बच्चा खत्म कर देता है क्वेश्चन। आगे आ जाओ। कह रहा है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। सत्य असत्य बनाना। x बिलोंग टू ए तथा x बिलोंग टू बी, तो x बिलोंग टू बी सत्य या असत्य? अब यहां पर x बिलोंग टू ए और a बिलोंग टू बी। एक बात ये बताओ, a अगर b को बिलोंग कर रहा है तो a b का सबसेट तो है नहीं, बिलोंग तो एलिमेंट करता है।
यानी ए जो है वो बी का एलिमेंट है। बात समझ आ रही है? ए अगर बी का एलिमेंट है और एक्स ए का एलिमेंट है, भले ही एक्स ए में है लेकिन ए पूरा बी का एलिमेंट है। ए के अवयव बी के एलिमेंट नहीं है, ए सेट पूरा बी का एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है? सबसेट नहीं है, एलिमेंट है। तो इसका मतलब एक्स जो है वो बी को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ये हो गया फॉल्स। उदाहरण दीजिए, अगर असत्य है तो उदाहरण दो। चलो ए का मान लो 1, 2, 3 और बी का मान कितना हो गया 3, या 5, 1, 2, 3। अब एक भी बी का अवयव नहीं है, दो भी बी का अवयव नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है कि एक जो है वो अवयव है किसका? ए का, और ए जो है वो अवयव है किसका? बी का। ठीक है, यहां से क्या अप्लाई हो रहा है कि एक अवयव नहीं है किसका? बी का। असत्य में उदाहरण भी करें साथ में, ऐसे नहीं। सेकंड पार्ट, अरे ये भाषा समझ में आ रही है? चेहरे नहीं बता रहे, तुम्हारी जवाब तो नहीं था चेहरे। चलो अभी पता लग जाएगा। बताओ ये बात सही है? ए बी का सबसेट है, ए बी का, यानी ए का निर्माण बी के अवयवों से होगा। बी एलिमेंट है सी का, तो ए भी एलिमेंट होगा सी का। यस सर। उदाहरण देके बताओ। ए में तो कुछ भी मान लीजिए। ए मान लेते हैं हम, मान लो ए कॉमा, बी मान लेते हैं हम 1, 2, 3। ठीक है, अब बी बिलोंग कर रहा है सी को, यानी सी जो हो गया वो हो गया 3, 4, 1, 2, 3। और हमसे क्या कर रहा है? ए बिलोंग टू सी, यानी ए जो है यानी 1, 2 सी को बिलोंग करता है। कर रहा है? नहीं कर रहा। ठीक है, ए इज नॉट बिलोंग टू सी, ऐसा हो गया। ठीक है, गणित में हमें एक ऐसी स्थिति ढूंढनी होती है, यानी ऐसी स्थिति हो सकती है कि ये बात सत्य हो जाए, लेकिन सत्य तभी होगी जब प्रत्येक स्थिति में सत्य हो। तो केवल आपको वो स्थिति ढूंढ लेनी है जिसमें वो असत्य है। वरना अगर आपके दिमाग में ये बात आए कि भाई ये सत्य है, तो सत्य तो ढूंढ लोगे, किसी ना किसी स्थिति को तो संतुष्ट कर ही रहा होगा ये। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, 2 और बिलोंग करा दूँ इसको, भाई एलिमेंट में बना सकता हूँ ना सीधा 1, 2, फिर मैं कह दूँ सत्य है। लेकिन सत्य बात हमेशा सत्य होगी, तो आपका ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि क्या ऐसी स्थिति है जिसमें यह असत्य हो जाए। तो अगर एक भी स्थिति ऐसी है तो वो असत्य ही माना जाए। ठीक है, गणित दुनिया में अकेली ऐसी चीज़ है जो पूर्ण सत्यवाद बताती है। ना बायोलॉजी में पूर्ण सत्य है, ना केमिस्ट्री में पूर्ण सत्य है, एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, फिजिक्स का कोई भी नियम आपका वास्तविक जीवन में पूर्णतः सत्य नहीं है। सब जो है आइडियल कंडीशन में होता है, निर्वात में होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स का न्यूटन का लॉ काम करेगा, हवा जब है तो न्यूटन के नियम में हवा का जिक्र थोड़ी है। वो तो ये कहता है कि पत्ता और पेड़ और मतलब कागज और लोहा छत पे छोड़ो, तीनों एक साथ नीचे आएंगे, और हवा चल रही है तो छोड़ोगे तो पत्ता तो उड़ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो कहाँ सत्य है? ठीक है, गणित जो है वो जो बात सही है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए गणित मुश्किल सब्जेक्ट है। आईक्यू आपका इतना तेज काम करना चाहिए कि आप तुरंत चीजों को पकड़ लें। सही चीज तो दिख रही है ना, आपको ढूंढना कमी, मतलब गणित का बच्चा अगर गणित का है तो वो हर चीज़ में परफेक्ट होगा। कोई काम करेगा, चादर में बिछाएगा तो परफेक्ट बिछाएगा, कहीं पर शुक्लन तो नहीं आ रही, दोनों साइड पैरेलल है या नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि पैरेललोग्राम बन गया हो, रेक्टेंगल बनना चाहिए। चादर बिछाते हुए उसके दिमाग में सब चीज़ें चलती हैं। चलो आगे बढ़ो। थर्ड पार्ट, बाइक चलाता है गणित का व्यक्ति तो सोच समझ के कि भाई सीधी रेखा में चलना है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जो जानता है नहीं स्ट्रेट लाइन क्या है वो अपने लहरा रहा है। जो लहरा रहा है वो जानता है कि भाई मैं जितना लहराऊंगा उतनी दूरी बढ़ती जाएगी, और दो बिंदुओं के बीच में मिनिमम दूरी क्या होती है? विस्थापन। और अगर बाइक को लहराओगे तो विस्थापन की जगह दूरी तय करोगे,
बाइक आपकी दूरी ज़्यादा तय करेगी, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। गुप्ता जी, हाँ अभी आप काम कर रहे थे वो हाँ। एक कमीशन वाला कागज रह गया यहाँ। एक कागज़ रह गया, तो हम भी यही हैं और कमरा भी यही है। देखिए सब यही होगा, कागज निकाल। हाँ सब यही है। उधर देख लीजिए, उधर देख लीजिए, नीचे ये हटा के, इसमें तो होगा नहीं। हाँ इसमें खोल के देख लीजिए। एक ये उड़ा हुआ है दादा, यही होगा, यही होगा, ये देखिए। हाँ जी। चलिए, एक सबसेट बी है और बी सबसेट सी, तो ए थोड़ा बड़ा मतलब सी और ये एक से है। अब बताओ बात सही है, ये सही है। ये बात सही है। ए का निर्माण बी से हुआ है। बी से हुआ, बी का निर्माण सी से हुआ है। सी से हुआ है, तो भाई ए जो है उसका निर्माण भी तो सी से हुआ और बी का निर्माण ही सी से हो रहा है। बी सी के अवयवों से बना है, ए बी के अवयवों से बना है, तो ए के अवयव तो आए तो सी में से ही होंगे। यस सर। ठीक है, तो ये बात कैसी हुई? ट्रू। तो इसके लिए कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ज्यादा सबूत तो झूठ पेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट। बड़ी जल्दी गणित का परीक्षा खत्म हो जाता है। बताओ, ए बी का अवयव सबसेट नहीं है, यानी ए का कोई भी अवयव बी से नहीं लिया गया। बी सी का सबसेट नहीं है, यानी बी का कोई अवयव सी से नहीं लिया गया। तो ए बी सी का सबसेट नहीं होगा, बिल्कुल बात ठीक है। जब ए बी में से बन रहा है, बी सी में से बन रहा है, तो ए के अवयव सी से कैसे मैच करेंगे? इसका मतलब बस। तो इनको सवालों को रुक के आपको सोचना है। आपको आइडिया लग गया होगा, कंसेप्ट आपके दिमाग में अब चल पड़े होंगे थोड़े थोड़े, तो आप इन सवालों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितना कर पाएंगे, बाकी कल हम बताएंगे। बहुत जल्दी में ख़त्म नहीं करेंगे इसको, आराम से ही ख़त्म करेंगे। इससे पहले आप पीछे का इसका रिवीजन जो है वो करेंगे, और इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे